स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण या सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान को टीच करने की, पढ़ाने की या शिक्षण करने की जो अध्यापक द्वारा जो विधियां बनाई जाती है, उनमें से कौन कौन सी विधियां बनाई जाती है। कुछ विधियों को तो हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम एक नई विधि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। यानी कि सोशल स्टडी को पढ़ाने के लिए एक विधि और है जिसका नाम सामाजिक अभिव्यक्ति विधि कहा जाता है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का मतलब, अगर इसके हम नाम से ही जानने की कोशिश करें तो ये बच्चों का समाजीकरण करना चाहती है? बच्चों का ये सोशलाइजेशन ये करना चाहती है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में एक हम की भावना, एक सहयोग की भावना, एक सहकारिता की भावना है या सामाजिकता की भावना जो है उसका विकास होता है इस विधि के अंतर्गत। इस विधि को पढ़ाने से जो है बच्चों में जो है एक समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, समाज में हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, समाज से हमने क्या लिया है, समाज को हम क्या दे सकते हैं, इन सब चीजों का यानी कि अपने कर्तव्य पालन का ये एक उनको चिंतन कराती है, मनन कराती है छात्र छात्राओं को। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है जिसका हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम राइटर ने जो किताब में इसके अंदर बताया है उसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि सामाजिक अभिव्यक्ति एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत छात्र जो है सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर कार्य करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक विद्वान हुए हैं बिनिंग एवं बीनिंग, उनके अनुसार इनकी परिभाषा क्या हो सकती है? बिनिंग एवं बीनिंग। परिभाषा जब आप देंगे इन्वर्टेड कोमा में आप लिखेंगे, नंबर जो आपके अच्छे आएंगे। वो कहता है कि कोई भी कक्षा कार्य समय जो सामूहिक चेतना एवं व्यक्तिगत दायित्व की भावना का प्रदर्शन करता है सामाजिक अभिव्यक्ति कहलाता है। वही सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के अंतर्गत आता है। सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है ये, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? विद्वानों ने काफी कुछ इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो सामाजिक अभिव्यक्ति के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत विद्यालय के वातावरण को पूर्ण रूप से सामाजिक बना लिया जाता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का सामाजिकरण करना होता है, उनके अंदर सामाजिकता की भावना को जगाना होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अधिक से अधिक उनके उत्तरदायित्व को प्रदान किए जाते हैं, सौंपे जाते हैं तथा कक्षा के संचालन में सामाजिक तत्वों का विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को उन सभी क्रियाओं के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है जो समूह के कल्याण से संबंधित होती है। इस प्रकरण से इस विधि का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को मित्रतापूर्ण सामाजिक जीवन बिताने के लिए उनके बनाना होता है। अर्थात समाज में हम व्यक्तियों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें, सहयोग सहकारिता का व्यवहार करें, है ना, ये सब चीजों को वहां पर सिखाई जाती है इस विधि के द्वारा। शिक्षक के मार्ग निर्देशन में ये सारा का सारा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके आधार पर हम इनको पॉइंट्स में भी बांट सकते हैं उन उद्देश्यों को, जैसे उन विधियों का विकास या जो सामाजिक विद्या है उसकी बात हो रही है जो सामूहिक कार्य के लिए उपयोगी हो, यानी कि ये सामूहिक कार्य के लिए एक उपयोगी हो सकती है या सामूहिकता की भावना का जगाती है बच्चों के अंदर। पूर्ण ज्ञान में वृद्धि करती है छात्र छात्राओं के पूर्ण ज्ञान में वृद्धि, छात्र छात्राओं को सहयोगपूर्ण चिंतन और मनन करने का उनका विकास होता है। उचित चिंतन की प्रेरणा देती है छात्र छात्राओं को। विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों तथा समाज उपयोगी दृष्टिकोण उनका विकसित करती है ये छात्र छात्राओं का, और छात्र छात्राओं को ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर प्रोत्साहित करती है।
तो इस प्रकार से ये इसके कुछ उद्देश्य आए थे, उद्देश्यों पर हमने चर्चा की। उद्देश्य कुल मिलाकर के उद्देश्य इनका ये कहता है कि जैसे इसका नाम है कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा समाजीकरण करना, बच्चों को समाज के विभिन्न तथ्यों, विभिन्न जो लोग हैं, उसका जो फोकस है, उसका जो मेन बिंदु है, मानव जो है उसके इर्द गिर्द ही पूरा समाज जो है घूमता है। तो छात्र छात्राओं को उन समाज के व्यक्तियों के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए, सहयोग से, सहकारिता से, प्रेम से, सद्भाव से, शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये विद्वान महोदय बता रहे हैं। इसका प्रयोग भी जो है कई प्रकार से इन्होंने बताया है। जैसे एक तो औपचारिक वर्ग बना करके, औपचारिक वर्ग बनाना, और दूसरा है इसमें आपका अनौपचारिक वर्ग बनाना, और तीसरा इसमें आता है सेमिनार वर्ग बनाना। सेमिनार वर्ग बनाना। तो कैसे इसको प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो औपचारिक वर्ग बनाया जाता है उसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं को संगठित करके निर्धारित समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें विद्यार्थी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य का संपादन करते हैं तथा बिना सभापति की अनुमति के अपने प्रस्ताव, अपने विचार, सुझाव आदि को प्रस्तुत नहीं करते। यानी कि जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर के अपने विचार, अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि इसमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा इसमें आता है अनौपचारिक वर्ग बनाना। इस योजना के अंतर्गत कोई ठोस नियम नहीं होते हैं, कोई रूल रेगुलेशन ज्यादा इसमें नहीं बनाए जाते हैं। इसमें विद्यार्थी शिक्षक स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या पर विचार करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा अगर इसकी बात करें सेमिनार वर्ग बनाना, तो इसमें क्या करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत एक वर्ग या समूह को कोई समस्या दे दी जाती है और यह वर्ग या समूह उस समस्या से संबंधित पूर्ण खोज करके उसको वाद विवाद या आलोचना के लिए सेमिनार में प्रस्तुत करता है। इस सेमिनार में इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और विचारों को जानकर संबंधित समस्या का निराकरण के लिए फिर इसके लिए कोई सुझाव दिए जाते हैं तथा अंत में सामूहिक रूप से कोई रिपोर्ट इसकी तैयार की जाती है, कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। यह योजना अधिकांश महाविद्यालय स्तर पर यूज की जाती है, यानी कि जो डिग्री लेवल के जो कॉलेज होते हैं आपके उच्च शिक्षा पर, तो वहां पर ये समाजीकृत अभिव्यक्ति सेमिनार वर्ग बनाने की ये यूज की जाती है वहां पर। अब हम इस विधि के कुछ गुण देखते हैं, इस विधि में गुण कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद में क्या आएंगे दोष, और फिर इसको प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गुणों पर विचार करते हैं, कौन कौन से गुण है इसमें। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के समाजीकरण में सहायता मिलती है, अर्थात इस विधि से बच्चे का समाजीकरण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में समाजीकरण करने में सहायक सहयोग, शिष्टाचार, सद्भाव एवं मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास किया जाता है। दूसरा इसका गुण, इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी योजनाओं का निर्माण करना सीख जाते हैं, अर्थात प्लानिंग बनाना सीख जाते हैं। उस समस्या की योजना किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से आगे आपको काम करना है, तो ये योजना बनानी वो सीख जाते हैं। तीसरा है इस विधि के प्रयोग से शिक्षक और शिक्षार्थी जो है उनके संबंधों में एक निकटता आती है, उनमें मधुरता आती है, उनके सम्मान के भाव आते हैं। तो ये विधि का एक गुण बताया जाता है। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थी स्वयं जो है
अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स जो है उनका मार्गदर्शन करता है, तो उस मार्गदर्शन के अनुसार जो है बच्चे समाधान निकालते हैं समस्या का, तो उसके लिए वे स्वयं स्टडी जरूर करते हैं। इस विधि के प्रयोग से कक्षा के वातावरण में सजीवता आती है, नीरसता हटती है, रुचि जागृत होती है इसमें, है ना, तथा विषय की नीरसता जो होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि स्वयं करके इसमें सीखा जाता है। बच्चे स्वयं इसमें स्वयं उसमें सीख रहे हैं मार्गदर्शन के अनुसार। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक जीवन यापन करने की शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो देश होते हैं वो स्वच्छंदता देते हैं, वो स्वतंत्रता देते हैं छात्र छात्राओं को, अपनी प्रजा को। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक भी जो है छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दे रहा है कि आप उस समस्या को अपने आप ही फ्री माइंड होकर के सुलझा सकते हैं। मैं आपको इसका एक मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको समस्या का समाधान सुलझा रहा हूं, चलना आपको खुद ही है इसके। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्वतंत्र व स्वाभाविक वातावरण में व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में नेतृत्व की शक्ति का या क्षमता का विकास भी होता है। तो ये इस विधि के कुछ गुण इसमें आते हैं। अब इसके दोष क्या क्या है इस विधि में? इस विधि के प्रयोग से कक्षा में केवल कुछ ही विद्यार्थियों का प्रभुत्व बना रहता है और शेष विद्यार्थी इसमें अपना खास योगदान नहीं दे पाते हैं। यानी कि कुछ बच्चे जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी होते हैं जो, तो वो अपना वर्चस्व इसमें ज्यादा दिखा देते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं वो वर्चस्व इसमें अपना नहीं दिखा पाते, तो उनका योगदान भी इस विधि में नहीं हो पाता, यानी कि पूरी कक्षा का सहयोग इसमें नहीं मिल पाता है। तो इस विधि के प्रयोग करते समय कक्षा में व्यर्थ का विवाद या वाद विवाद होने की आशंका बनी रहती है। जब इस पर हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो व्यर्थ की बातों पर भी हमारा ध्यान चला जाता है, उनको भी हमें बोलना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बेतुकी बातें भी कभी कभी बोली जा सकती हैं इसमें, तो वो उसका डर इसमें रहता है। इस विधि के द्वारा विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान यानी कि विषय वस्तु का कोई एक पक्ष की कोई समस्या दे रखी है तो उसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे वो बच्चे जो है, पूरे उसकी एस्पेक्ट की या पूरे जो है विषय वस्तु की यहाँ पर जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। यह विधि शिक्षक के महत्व को कम कर देती है। यानी कि इस विधि में शिक्षक का एक मार्गदर्शक, उपदेशक के रूप में है, वो उसको मार्गदर्शन जो है दे रहा है, लेकिन उसकी जितनी महत्व होनी चाहिए थी, जितनी उसकी आवश्यकता होनी चाहिए थी, उपयोगिता होनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं दिखाई दे रही है। चलिए इसके कुछ अवगुण थे या दोष थे। अब इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं इस विधि को, तो कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? पहली है इसमें सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य में समान रूप से भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि कक्षा में अभी बताया था आपको कि जो बाह्यमुखी बच्चे होते हैं उनका वर्चस्व ज्यादा होता है, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वाचाल किस्म के, तो वो बच्चे इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं या ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं इसमें, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो कम दिखाते हैं इसमें। तो सभी बच्चों को समान रूप से इसमें अवसर दिया जाना चाहिए। इस विधि के प्रयोग करते समय आवश्यकता अनुसार अन्य विधि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इस विधि का जब प्रयोग करते हैं तो दूसरी विधि का भी सहयोग इसमें ले लाना चाहिए। और व्यर्थ का जो वाद विवाद होने की आशंका होती है उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ग निर्माण करते समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो ये बात आई कि औपचारिक वर्ग बनाना, अनौपचारिक सेमिनार वर्ग बनाना, तो इसमें कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता, उनकी रुचि, उसके अनुसार ही ये स्तर बनाने चाहिए या वर्ग बनाने चाहिए, तो तब इसमें ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। और इस विधि का जो प्रयोग है वो कुशल शिक्षकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जो इसमें पारंगत हो, जो इस विधि को प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हो, जो इसका वांछित प्रयोग कर सकते हो, जो इसका सफल परिणाम ला सकते हो, उन शिक्षकों के द्वारा ही इस विधि का प्रयोग कराना चाहिए। चलिए